नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का अब्बू कताल मारा गया है, लेकिन हाफिज सईद भी जख्मी है, वो भी कहीं टपक गया हो, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। देखिए ये खबर ऑलरेडी रात के 2 बजे से ये सोशल मीडिया पे आ रही है और इसको एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के जो अमेरिका में रहते हैं, अ, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो उन्होंने बताया भी था और अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही थी कि फैजल नदीम और अबू कतल मारे गए और उन्होंने 3 बॉडी दिखाई थी। तो ऐसा माना जाता है कि थर्ड बॉडी जो है वो पॉसिबली इट इज़ ऑफ हाफिज सईद। पहले लोग मान नहीं रहे थे, पर अब मीडिया रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज होता जा रहा है और एक तरह से जब वो एक्सीडेंट हुआ था, द एंटायर एरिया को उन्होंने कॉर्डन कर दिया था। किसी को आने-जाने की इजाज़त नहीं थी उधर। तो कितना अहमियत है उस आदमी का, ये लश्कर-ए-तैयबा का चीफ का आईएसआई के लिए और पाकिस्तान आर्मी से, इससे बताया जा सकता है कि दे आर ट्राइंग टू हाइड द एक्चुअल थिंग। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई आर ट्राइंग टू हाइड द डिटेल्स और वो एक तरह से चाहते हैं कि इसके ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया ना हो और एक तरह से इश्यू जल्दी खत्म हो जाए। उनका मकसद ये है शायद कि कहीं ये मैसेज ना जाए कि एलईटी का चीफ जो 26/11 आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था, हाफिज सईद, जो मोस्ट वांटेड है भारत के लिए, वो मर गया है या जिंदा है, या इस तरह की खबरों से वो परहेज कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिंदा ही नजर आए किताबों में, वो मरा हुआ ना नजर आए, क्योंकि उससे उनको भी एलईटी वैसे ही कमजोर हो जाएगा। वैसे भी उसके कितने सारे लड़ाके तो सर आतंकवादी तो टपका दिए हैं अननोन गनमैन ने पिछले 1 साल में। देखिए, आपकी बात बहुत हद तक सही है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये कभी नहीं चाहेगी कि ये न्यूज़ जिस उनके मारे जाने की न्यूज़ हाफिज़ सईद की, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो और वो चाहेंगे कि इस इंसिडेंट को डाउन प्ले करें। आपको याद होगा कि 17 फरवरी को हाफिज़ सईद के ब्रदर इन लॉ है, मौलाना कासिफ अली, उनको भी अननोन गनमैन ने मार दिया था और पाकिस्तान ने उसको भी डिनाई किया था। और आपको मालूम है कि जो मुंबई में जो 26/11 अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 166 पीपल को मार दिया गया था, हमारे इंडियंस को, उसके अंदर हमने देखा था हमारे कितने सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, जैसे हेमंत करकरे रह गए या तुकाराम ओमले कर लीजिए, कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन थे, उन लोगों ने शहादत दी थी और तुकाराम ओमले ने तो इसको पकड़ा था, नहीं तो कांग्रेस इसको सैफरन टेररिज्म के नाम से हम हमें बदनाम कर देता और वो यही बताता कि भारत ने खुद भारत के कुछ राइट विंग लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। एक तरह से ब्यूटीफुल साजिश उन्होंने प्लान कर दिया था, जिसको तुकाराम ओमले ने अपनी शहादत दे के इसको पकड़ा और बाद में पाकिस्तान टीवी ने इनके पेरेंट्स को जब एक्सपोज़ किया, तब पाकिस्तान माना और पाकिस्तान ने इसको अरेस्ट भी किया था। इसको 31 इयर्स की जेल भी हुई थी, पर 2017 में इसको हाउस टेरेस से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान ने बोला था इसके हमने अकाउंट सीज़ कर दिए हैं, हमने इसको बैन कर दिया है, बट आपको एक जान के हैरानी होगी, इसने बहुत सारे फ्रंट बना रखे थे, जैसे फलाए-ए-इंसानियत फाउंडेशन और अभी भी अंजू जी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको यूएस एड से इसको एड मिलती थी। तो कहीं न कहीं अमेरिका खुद भारत को एक तरह से बोल रहा था कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, पर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट है, इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसकी जो फ्रंट को वो एड दे रहे थे। ऐसी बात हो रही थी। पर उमेश जी, आप सोचिए यूएस एड का मामला कितना उछला, हमने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। तो एक तरफ भारत में बहुत सारे पत्रकार, तथाकथित पत्रकार जो एक इकोसिस्टम के हिस्सा है, उनको पैसा आ रहा था, एनजीओज को पैसा आ रहा था, और पाकिस्तान में एलईटी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा आ रहा था उसी यूएस एड से। और वो अमेरिका खुद भी तो आतंकवाद का भुक्तभोगी है, 9/11 वहीं पे हुआ था ना। देखिए, अमेरिका का जो है 9/11 जो हुआ था, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है उसमें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट एक चीज़ बोलूँगा
कि ये वही नेशन है पाकिस्तान जो अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड लेता था। उसने ओसामा बिन लादेन को शरण दे के रखे थे। फिर बाद में अमेरिकन फोर्सेस ने उसको मार के उसको उसकी जो बॉडी है ओशन में दफना दिया, मतलब समुद्र में फेंक दिया उसको। तो अमेरिका को समझना चाहिए कि एक तरफ आप अगर आतंकवाद को पनाह दोगे और आप एक तरह से उनको सपोर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आके वो आपको भी डसेगा। जैसे मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन ने भी बोला था, यू कैन हम्म। नॉट हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड डू नॉट एक्सपेक्ट दैट दे वोंट बाइट यू। और ये पाकिस्तान के अंदर अभी देखिए, इवन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने $397 मिलियन पाकिस्तान को दिए हैं फॉर F-16 मेंटेनेंस के लिए। तो कहीं न कहीं अमेरिका खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर फ्यूचर में कोई उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। ये मेरा मानना है। पर एक तरफ आप ये देखिए कि लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही आईएसआई या पाक आर्मी सेफ नहीं रख पा रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए वो बीएलए किस तरह से वो जफर एक्सप्रेस को उन्होंने जब हाईजैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक तरह से भारत पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने इसको हाईजैक करवाया है। फिर कितना झूठ बोल रहा है पाकिस्तान, अभी तक ये बता रहा है कि सिर्फ 4 सैनिक उनके मारे गए हैं, जबकि 214 मारे गए हैं। वहां पर पूरी की पूरी ट्रेन जो है अभी भी उनके कब्जे में है। अंजू जी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है हफ्ते भर पहले। उन्होंने बोल दिया अमेरिकन सिटीजन्स नॉट टू गो टू बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और एलओसी। और उसी तरह हमें समझ जाना चाहिए था कि प्रॉब्लम क्या होने वाले। और आपको मालूम है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंट फ्रंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, इन लोगों ने एक तरह से अपना एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी। इन्होंने बोला है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, जिसके कारण जितनी ज्यादा तबाही हम पाकिस्तान आर्मी को पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। उसमें 450 पैसेंजर्स थे। उसमें उन्होंने बच्चों को और बूढ़ों को और महिलाओं को छोड़ दिया। बाद में 214 पाकिस्तान ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया। और उनकी जो ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड, बताया जाता है कि उनके पास 5000 ऐसे लोग हैं जो शहादत देने के लिए तैयार हैं, बलूचिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है। और उसमें भी ज्यादातर लेडीज है। दे आर विलिंग टू अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अगेंस्ट द ऑपरेसिव पाकिस्तान आर्मी। आप सोचिए, अगर इस तरह से जब विमेन आर कमिंग इनटू द वॉर और वो अपना शहादत देने के लिए रेडी होती है, तो एक एक्सट्रीम टाइप का जो ऑपरेशन होता है वो पाकिस्तान आर्मी करती है। बताया जाता है, बहुत सारे आर्टिकल्स में इंडिया में मैंने पढ़ा है कि लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है, एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता है। और ये ऑर्गन पाकिस्तान आर्मी हार्वेस्ट करके इंटरनेशनल जो ऑर्गन जो डोनेशन ऑर्गन मार्केट होता है, ब्लैक मार्केट, उसमें बेचती है। ऐसे तो आप ये देख लीजिए। और आपको मालूम है कि कैसे बीएलए के अभी चीफ ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी बोला है कि आपके सीपेक प्रोजेक्ट पे भी हमला होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक तरह से कलेक्टिव फेलियर हो रहा है। उनकी लीडरशिप तो पहले ही डिस्क्रेडिट हो गई है, आर्मी भी डिस्क्रेडिट हो गई है, क्योंकि उनके जनरल्स क्या करते हैं, जब भी वो रिटायर होते हैं वो सीधा यूएस चले जाते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन है। और आपको मालूम है किस हिसाब से इसमें बोला जा रहा है कि तहरीक तालिबान ने भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था इनको, ये भी बात आ रही है। तो पाकिस्तान तो अभी झूठ बोलेगा ना, उसको तो काम ही वही है और उसकी बात का क्या भरोसा। तो उसका काम ही है वो ये करने का। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि पाक आर्मी बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई है ये बीएलए वाले मामले को लेकर, क्योंकि उनके जनरल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि वो जो महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को छोड़ा था वो भी हमने रिहा करवाया। देखिए, पाकिस्तान आर्मी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। पहले तो वो ऐसा था कि वो भारत को एक तरह से पिक्चर पेंट करते थे कि भारत एक ऑपरेसर है। और उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चला के रखा था कि कैसे कश्मीर में भारत मुसलमानों को प्रोसिक्यूट करता है। पर अभी आपने देख लिया है कि कैसे कश्मीर में खुशहाली आ चुकी है। कश्मीर में मोदी गवर्नमेंट ने $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए आईएमएफ से भीख मांग रहा है। इतना तो डिफरेंस है। और आपने बहुत सारे कॉल्स देखे होंगे कि
कश्मीर की जनता भारत के अंदर मर्ज होना चाहती है, पीओजे के फ्रंट का ओपन कॉल आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक तरह से कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा और इस तरह से वो झूठ बोलता भी रहेगा। और अंजू जी एक और एक चीज़ है, आज जो अटैक हुआ था, इसमें एक और एक पर्सपेक्टिव है। हम्म। फरवरी 4 को कश्मीर सॉलिडारिटी डे बनाया था। उस दिन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद ने हमास के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर खालिद को बुलाया था और उन्होंने कश्मीर और इज़राइल का मुद्दा उठाया था और वहाँ पे बोला था कि इंडिया और इज़राइल को साइमल्टेनियसली अटैक किया जाएगा। आपको मालूम है अक्टूबर 7, 2023 को जो इज़राइल पे अटैक हुआ किया था हमास ने, हम्म। हमास के टेररिस्ट ने पैराग्लाइडर्स यूज़ किया था। उसकी ट्रेनिंग हमास को लश्कर-ए-तैयबा ने पीओजेके में दी थी, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। तो कई और आपको ये भी मालूम है जो 166 लोग जो मुंबई अटैक में मारे गए थे, उसमें इज़राइली सिटिज़न्स भी हैं। और जी। आपको मालूम है इज़राइली इंटेलिजेंस ने म्यूनिक ओलंपिक्स में जब इज़राइली एथलीट्स को मारा था, उन्होंने सारे टेररिस्ट को चुन-चुन के मारा था। तो बस इतना ही बताता हूँ, मैं ये एक तरह से मोज़ैक। आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है ना, इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोज़ैक शायद उसका नाम है, अगर मैं गलत ना हूँ, तो वो तो कहीं बरोबर। भी जाकर किसी को कहीं पर भी खत्म कर देते हैं। तो अब ये जो अननोन गनमैन है, क्या पता इनका कोई इज़राइली कनेक्शन हो? हालाँकि पाकिस्तान तो कहेगा भारत ने करवाया। देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैंने आपको एक तरह से हिंट दे दिया है कि या तो एक तरह से कोलैबोरेशन भी हो सकता है बिटवीन ऑल द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पाकिस्तान, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी हो सकता है, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी हो सकता है, फिर तहरीक-ए-तालिबान भी हो सकता है, किसको मालूम? और शायद इनको पीछे से कोऑर्डिनेट शायद बाहर की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है। आपको ये भी मालूम है, थोड़े दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान, जो हुँ। पाकिस्तान के लॉ मेकर हैं, मतलब बहुत सक्सेस हैं 20-25 साल से, उन्होंने पाकिस्तान असेंबली में खुद एडमिट किया है कि बलूचिस्तान इज़ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस और जिस दिन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, यूनाइटेड नेशंस उसको मान्यता दे देगा। तो ये सोचिए कि वहाँ पे जो उनकी एक एक्टिविस्ट है मेहरान बलूच, उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया है। तो अमेरिकन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। वहाँ पे यूरेनियम है, वहाँ पे गोल्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज़ है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो कहीं न कहीं अमेरिका का डायरेक्ट पंगा हो रहा है चाइना का और चाइना बहुत ज़्यादा सीपेक का जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, वो बलूचिस्तान से करता है। तो बहुत सारे एंगल से ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो अननोन गनमैन की बात कर रहे हैं, इट माइट बी अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ग्लोबली। किसको वी कैन नॉट से एनीथिंग। पर उमेश जी, बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि अमेरिका में एक आर्म इंडस्ट्रियल लॉबी है, बल्कि वेपन्स की लॉबी है, जो चाहती है कि उनके हथियार बिकते रहें, अलग-अलग देशों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहें। और हो सकता है एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को F-16 की मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहा है, दूसरी तरफ हथियार सप्लाई किए जा रहे हो बीएलए को। देखिए, ये पाकिस्तान ये अमेरिका डबल स्पीक करता रहता है। वो एक तरह से भारत को F-35 बेचना भी चाहता है लॉकहीड मार्टिन के प्लेन और सेकंड पाकिस्तान को उसी लॉकहीड मार्टिन के F-16 के लिए $397 मिलियन उनको एड भी देता है। ये अमेरिकन डुप्लीसिटी है। और आपको मालूम है अमेरिका का एक ही चीज़ है कि उनको अपने हथियार बेचना है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। और जैसे आपने देखा कि यूक्रेन का वॉर जब खत्म हुआ, तो उन्होंने कल क्या है हूथीज़ के ऊपर हमला कर दिया। तो कहीं हुँ। न कहीं अमेरिका चाहता है कि एक वॉर खत्म हो तो दूसरा चालू रखे, ताकि उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कंटीन्यूअस ऑर्डर मिलते रहे, रिप्लेनिशमेंट मिलते रहे। तो ये अमेरिका का एक तरह से प्रॉब्लम है कि वहाँ की जो सरकार है, वो अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है। उनका दबाव इतना ज़्यादा रहता है। पर ये जो एलईटी वाला अब्बू कताल मारा गया है उमेश जी, इसका तो सीधा-सीधा मतलब हाथ था, ये जो पिछले साल 9 जून को तीर्थ यात्रियों की बस पर जम्मू कश्मीर में हमला करवाया था, 10 यात्री मारे गए थे, उसमें भी तो यही रिस्पॉन्सिबल था ना? हाँ, आपने बरोबर बोला था, ये कोई कमांडर था कश्मीर के कुछ भाग का लॉन्च पैड वहाँ से वो करवाता था और उसी दिन मोदी जी ने थर्ड टर्म के लिए शपथ भी ली थी। तो उसने सिंबॉलिक उसी दिन करवाया था।
एक तरह से इसको न्यूट्रलाइज़ करना होना, इसकी न्यूज़ आना बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। और एक तरह से भारत के अंदर जो पाकिस्तानी का जो जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसपीआर ने जो नेटवर्क बना के रखा था, टेरर नेटवर्क, उसको एक तरह से आप बोलते हैं ना, टॉप की लीडरशिप को ही आप उड़ा दो, तो बाकी जो स्लीपर सेल्स है, ऑटोमैटिकली डेड हो जाते हैं। ये वैसी बात हो रही है। और अब तो तहव्वुर राणा जो 26/11 आतंकवादी हमले का आरोपी है, पाक आर्मी में डॉक्टर के तौर पर नौकरी कर चुका है। उसने, आप सोचिए उसके कितनी रैकी उसने भारत में की है। डेविड कोलमैन, वो हेडली उसके साथ उसके रिश्ते थे। अब तो जब वो भारत आएगा, एक्स्ट्राडिशन का पूरा रास्ता साफ हो गया है, तब भी बहुत सारी पोल पट्टियां खुलेंगी। हाँ, वो पोल पट्टियाँ खुलेंगी और मेरे हिसाब से इसको परस्यू करना चाहिए, इसका डोसियर वापस बनाना चाहिए। मैं उन लोगों जो हमारे जो मार्टर्स हैं, जो उस दिन जिन्होंने अपनी जान दी है, उनकी कहानियाँ वापस हमें लोगों को बतानी चाहिए, याद दिलाना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। आप देखिए, इज़राइली जूस अपने जो अटैक्स होते हैं, वो कभी भूलते नहीं। वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भूलने भी नहीं देते। वहाँ तक उन्होंने म्यूज़ियम्स भी बना के रखे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जो जूस मारे गए थे हिटलर के, उसके बाद उन्होंने वो म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है। लोग बोलते हैं कि जब वो म्यूज़ियम में बच्चों को लेके जाया जाता है और वो जब वापस आते हैं, तो कंप्लीटली डिवास्टेड हो जाते हैं, रो देते हैं। उनके अंदर इतना वो एक तरह से एक आगे वो इतना उनको चीज़ में उनको इम्पैक्ट्स बता देते हैं कि कोई भी उनको ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। आज देख लीजिए, इज़राइल के जो लोग हैं, ज्यूज़ हैं, वो अपनी मदरलैंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि कैसे पेजर अटैक में कितने हमास के ऑपरेटिव्स को उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया था। और जो अक्टूबर 7 का जो मास्टरमाइंड था याह्या सिन्वर, उसको भी खत्म कर दिया गया था। तो हमें सीखना पड़ेगा और मेरे हिसाब से दिस इज़ द न्यू डॉक्ट्रिन, भारत भी शायद फॉलो कर रहा होगा। कि जो भी टेरर नेटवर्क्स है बाहर, उसको बाहर ही खत्म कर दीजिए। उनकी जो सप्लाईज़ है वो चोक कर दीजिए। उनके जो फंडिंग नेटवर्क है, उसके ऊपर आप नकेल कसिए। तो भारत सब काम कर रहा है कि उनकी इकोसिस्टम को खत्म करने की। और जैसे-जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एजेंसीज़ जो गवर्नमेंट्स की है, वो इन्वॉल्व्ड है, उनको भी भारत बार-बार डोसियर में लिख रहा है और बता रहा है और वो फोर्स कर रहा है कंट्रीज़ को, आप बंद करिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर, 26/11 आतंकवादी हमला देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। हर भारतीय का खून खौला था कि क्यों उस वक़्त हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। और अब तो तहव्वुर राणा के आने पर पता चलेगा कि इतनी जल्दबाज़ी में उस वक़्त की सरकार ने पाकिस्तान को क्लीन चिट भी क्यों दे दिया था। हमारे एनएसजी के कमांडोज़ दिल्ली से मुंबई पहुँचने में उनको 10 घंटे लग गए थे। ये डेलिबरेटली किया गया था या हो गया, ये सारी चीजें जो है तहव्वुर राणा के आने के बाद खुलेंगी। और आप सही कह रहे हैं कि 26/11 आतंकवादी हमले में जो कुछ हुआ था और हमारे शहीद तुकाराम ओमले का जो योगदान है हम सबके लिए, उसके लिए तो हम हमेशा उनके कृतज्ञ हैं। अगर उन्होंने कसाब को जिंदा ना पकड़ा होता सर, तो हम सब तो आज भगवा आतंकवाद की श्रेणी में आ चुके होते। तो ये सारी बातें हमारी आज की जनरेशन को पता होनी चाहिए और इस पर बार बार बात होनी चाहिए। और मैं और आप तो इस मुद्दे पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है उस खबर का कि हाफिज सईद का क्या हुआ। 72 हूरों के पास पहुंच गया है या अस्पताल में भर्ती है। चलिए देखते हैं क्या खबर आती है। ज़रूर हम इस खबर पे बार-बार बात करते रहेंगे, भले किसी को पसंद हो या ना हो। वी हैव टू एक्सपोज़ पाकिस्तान। और उससे पहले 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें याकूब मेमन और दाऊद इब्राहिम आज भी कराची में बैठे हुए हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, 2000 के जो कंधार जो हाईजैक हुआ था, मौलाना मसूद अज़हर, वो भी हम्म, पाकिस्तान के अंदर है। और ये 2 बड़े जो आतंक के नाम हैं, इन्हें भी पाकिस्तान शेल्टर दे रहा है। कहीं न कहीं इनका भी काम तमाम करने की ज़रूरत है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उम्मीद करते हैं जो अननोन गनमैन है सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठकर, उनकी लिस्ट में ये नाम भी जरूर होंगे। सर, आपने सर समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। भारत माता की जय और जय सिया राम। जय सिया राम।